भारत के भूगोल में हमने एक नई श्रृंखला केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य और द्वीप समूह के ऊपर हमने शुरू की है। इस श्रृंखला के अंदर इससे पूर्व के वीडियो में हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की बात की। इस श्रृंखला को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों के साथ साथ भारत का गहनता से अध्ययन करना भी है। इसी श्रृंखला में आज हम केरल राज्य की बात करेंगे। केरल के जो भौतिक विभाग हैं, केरल का जो अफवाह तंत्र है, केरल के अंदर विभिन्न औद्योगिक गतिविधियां, विभिन्न राष्ट्रीय पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। जब हम केरल की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले जो चीज़ आती है, जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती है, कि शिक्षा के स्तर पर केरल का स्थान भारत में सर्वाधिक ऊपर है। यहाँ न केवल कुल शिक्षक या लिटरेसी रेट के हिसाब से केरल प्रथम स्थान पर है, जहाँ 94% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। साथ ही महिलाओं की शिक्षा के दृष्टिकोण से भी केरल भारत में सर्वोच्च स्थान रखता है। साथ ही जब लिंग अनुपात की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है वो केरल के अंदर ही है। ये चीज़ें हमारे मस्तिष्क में केरल जो राज्य है उसके संदर्भ में आती है। वर्तमान में अगर हम जो समसामयिक विषय को अगर हम पढ़ रहे हैं तो केरल जो राज्य है इस कोविड-19 के दौर के अंदर जो लॉकडाउन के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उस दृष्टिकोण से स्कूली शिक्षा में जो टीवी के माध्यम से जो शिक्षा का आधारभूत संरचना के विकास के दृष्टिकोण से केरल ने एक विशिष्ट छाप छोड़ी है, तथा यहाँ पर टीवी चैनल के माध्यम से या ई क्लास भी हम उसको कह सकते हैं, उसके माध्यम से एक नया आयाम इस कोविड-19 के अंदर केरल ने प्रस्तुत किया है। अब हम जब केरल की बात कर रहे हैं तो जैसा कि हमारे सामने ये केरल का एक पॉलिटिकल मानचित्र है, तो सबसे पहले जब हमारे दिमाग में हम इसको देख रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि जो केरल की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस तरह की है। केरल को अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत के संदर्भ में जो केरल है वो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है। इसका जो पश्चिमी भाग है वो जो तटवर्ती जो क्षेत्र है वो पूर्णतः अरब सागर से जुड़ा हुआ है, जबकि जो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ जो भाग है उससे केरल की कर्नाटका, तमिलनाडु से राजनीतिक सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये सवाल भी बन जाता है कि किन किन राज्यों से केरल की जो अंतर्राज्यीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं। इस पॉलिटिकल मैप के अंदर आपको इसके जो ज़िले हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। केरल की जो राजधानी है वो केरल के सबसे जो दक्षिणी जो ज़िला है उसके अंदर तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और तटवर्ती ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जिनकी राजधानी जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती है, तो ये विषय भी केरल के सामान्य जानकारी के अंदर हमें देखना चाहिए। ये चीज़ आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। वायनाड है, पलक्कड़ है, इडुक्की है और पैथामिथिया है। इन राज्यों की सीमाएं समुद्र से नहीं लगती है। अब
इस भौगोलिक या इस पॉलिटिकल मानचित्र के बाद हम जो यहाँ का जो भौगोलिक स्वरूप है उसकी यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो उसको देखने के लिए ये मानचित्र जो है ये हमारे लिए बड़ा सहायक होगा। तो इसके अंदर जहाँ केरल जो है उसका जो पश्चिमी भाग है वो जहाँ समुद्र से जुड़ा हुआ है, वहीं इसका जो पूर्वी भाग है ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्णतः समुद्र जो अरब सागर है उससे जुड़ा हुआ है। ये इसका पूर्वी भाग है जो कि मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। तो इस पूर्वी भाग के अंदर इस केरल के अधिकांश जो भौगोलिक उच्चावच हैं वो दृष्टिगत होते हैं। जहाँ ये पश्चिमी भाग पश्चिम तटीय मैदान कह लीजिए, पश्चिमी घाट कह लीजिए, उससे जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर पर्वत पठार जैसी स्थलाकृतियाँ केरल के पूर्वी भाग के अंदर दृष्टिगत होती है। अगर हम यहाँ देखें केरल के पूर्वी भाग को, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम जाएं तो इसके अंदर जो उच्चावच हमें देखने को मिलते हैं उसके अंदर सबसे नॉर्थ में ब्रह्मगिरी, फिर वायनाड प्लेटू है जो यहाँ पर है। ये जो नीलगिरी जो हिल्स है, नीलगिरी हिल्स का जो विस्तार है वो केरला, तमिलनाडु, कुछ जो भाग है वो अधिकांश जो भाग है इसका तमिलनाडु के अंदर है। तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है। और आपसे पहले भी मैंने बताया है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी जो हिल्स है वहीं एक दूसरे से मिलते हैं। अब उसके बाद अगर हम जब दक्षिण की तरफ जाते हैं तो यहाँ अन्नामलाई जो हिल्स हैं, अन्नामलाई हिल्स हैं, वो दृष्टिगत होती है। और अन्नामलाई जो हिल्स हैं उनका विस्तार केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य के ऊपर देखने को मिलता है। और अन्नामलाई हिल्स के ऊपर अन्नाईमुडी जो पीक है वो यहाँ देखने को मिलती है। अब इसी अन्नामलाई के दक्षिण के अंदर अगर हम जाएं तो कार्डोमम हिल्स है जिसका विस्तार अन्नामलाई हिल्स से ठीक दक्षिणतम भाग तक जो तमिलनाडु है या कन्याकुमारी तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जो कार्डोमम हिल्स है उससे थोड़ा अगर हम पूर्व की तरफ जाएं तो इसका विस्तार पलनी हिल्स के रूप में तमिलनाडु तक देखने को मिलता है। अब कार्डोमम हिल्स जो है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अगस्ता मलाई। और अगस्ता मलाई जो है ये 1866 मीटर ऊंची चोटी है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि सदर्न राजस्थान जो सबसे केरल का जो सबसे दक्षिणी दृष्टिकोण से कहें या भारत के सबसे दक्षिणी स्थानों में अगस्ता मलाई एक हाईएस्ट पीक के रूप में देखने को मिलती है। इसके अंदर अगर पूर्वी भाग की हम बात करें तो यहाँ कुछ आपके पश्च झील जो यहाँ देखने को मिलती है, उसमें वेवनाड लेक जो एक वेटलैंड भी है, जिसको रामसर जो सम्मेलन जो ईरान में हुआ था उसके अंदर इसको शामिल किया गया है, जो एक तरह से जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जाता है। इसी वेवनाड लेक के अंदर हमें एक द्वीप भी देखने को मिलता है। उस द्वीप को हम वेलिंगटन द्वीप के रूप से जानते हैं। और ये जो वेटलैंड के दृष्टिकोण से जो वेवनाड जो लेक है वो सबसे बड़ा वेटलैंड है। वेवनाड लेक के दक्षिण के अंदर जो लेगून लेक भी इसको हम बोलते हैं वो है अस्थाईमुडी लेक। और अस्थाईमुडी जो लेक है वो भी एक वेटलैंड है जो कि केरल के पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है। अब कुछ इस तरह के वेटलैंड, एक वेटलैंड शटम कोटटा लेक वेटलैंड भी है जो कार्डोमम हिल्स के जो फुट हिल्स वाला जो एरिया है या पर्वतपादीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें केरल की भौगोलिक जो जानकारी है वो हमें देता है। तो इससे ये एक तो ये चीज़ क्लियर होती है कि यहाँ का जो स्लोप है वो
पूर्व से पश्चिम की तरफ है, क्योंकि इसके पूर्वी भाग के ऊपर अधिकांश पर्वत पठारीय क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ निकल कर आपके अरब सागर के अंदर गिरती हैं। अब हम यहाँ केरला के अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो अपवाह तंत्र के दृष्टिकोण से केरला का, जैसे मैंने कहा कि इसका जो पूर्वी जो भाग है वहाँ पर उच्चावच अधिक देखने को मिलता है और इसका जो ढाल है पूर्व से पश्चिम की तरफ है, इसलिए अधिकांश जो नदियाँ हैं वो अरब सागर के अंदर जाकर गिरती हैं। केरला की जो टोटल नदियाँ हैं वो लगभग 44 नदियाँ हैं, जिसमें से अधिकांश नदियाँ अरब सागर के अंदर अपना पानी गिराती हैं, जबकि मात्र 3 नदी ऐसी हैं जो कि पूर्व की तरफ बहकर मुख्य नदियों के अंदर जाकर मिल जाती हैं। और ये भी बताया कि लार्जेस्ट बैकवाटर जो पश्च जल होता है वो वेबनाथ लेक के अंदर पाया जाता है, और केरला की जो सबसे बड़ी नदी है वो भरतपुजा नदी है, जो कि जिसको पोनानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर मैंने यहाँ की जो मुख्य जो नदियाँ हैं उनको मैंने दिखाया है। उसके अंदर आप कुप्पम देख लीजिए, कबानी नदी देख लीजिए 3 नंबर पे, पेरियार जो नदी है, ये जो 6 नंबर जो पेरियार नदी है, ये पेरियार जो नदी है ये केरला की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ का अगर बांध के दृष्टिकोण से बात करें तो मुल्ला पेरियार बांध जो पिछले वर्षों के अंदर तमिलनाडु और केरला के बीच वाटर डिस्प्यूट का कारण भी रहा था, ये केरल के इडुक्की जिले में पेरियार व उसकी सहायक नदी मुल्ली पेरियार नदी पर बना हुआ है। कुछ कैचमेंट एरिया जो है इसका तमिलनाडु के अंदर आता है, लेकिन इसकी सिंचाई के जो एरिया है वो केरल के अंदर अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर जो केरल की बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उसमें प्रमुख जो परियोजनाएं हैं वो परिम्बकुलम अलियार परियोजना, इडुक्की परियोजना है जो पेरियार नदी पर है, पल्ली वासल परियोजना जो मदिरापुंजा नदी पर है, और सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी के ऊपर हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो ये कुछ यहाँ का जो अपवाह तंत्र है उसके अंदर कौन कौन सी जो नदियाँ बहती हैं वो, उसके ऊपर बने हुए जो बांध, बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो परियोजनाएं होती हैं जिनसे कि एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। सिंचाई की उससे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, पेयजल की पूर्ति होती है, नदी परिवहन की जो पूर्ति होती है, आपके मत्स्य पालन की पूर्ति होती है, आपके टूरिज़्म के दृष्टिकोण से उसकी हमारे को रोजगार की पूर्ति होती है। इस तरह से ये प्रमुख यहाँ की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अब हम जो केरला के जो प्रमुख कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे, जिसमें जैसे अगर हम बात करें कि सॉइल की अगर हम बात करें तो सामान्यतः जो केरला के अंदर 3 तरह की सॉइल मिलती है। इसका जो पूर्वी भाग जो पहाड़ी भाग है, और हमने ये भी कहा है कि हमने जब भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका अधिकांश भाग जो है सबसे पुरातन जो चट्टानें हैं उसका हिस्सा रहा है, और उन चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय से जिस मृदा का निर्माण हुआ उसके अंदर लाल मृदा प्रमुख है। तो इसके पूर्वी भाग के अंदर यहाँ आपको लाल मृदा देखने को मिलती है, जबकि पश्चिम भाग, क्योंकि जो नदियों के द्वारा अपर्दन के द्वारा लाई गई जो मृदा के निक्षेपण से जो मृदा निर्माण होता है उसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये जो एरिया है उसके अंदर जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, और ये जो तटवर्ती जो क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी भाग वहाँ पर लेटेराइट सॉइल हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब अगर यहाँ के बंदरगाहों की बात करें, पोर्ट्स की बात करें तो 3 बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह है। मंगलुरु है जो एकदम उत्तरी भाग के अंदर एक बड़ा बंदरगाह है, और जो कोची है वो दूसरा, या ये कहें कि सबसे बड़ा बंदरगाह कोची केरल का बंदरगाह है। तलसेरू एक अन्य बंदरगाह है जो इन दोनों मंगलुरु और कोची की कंपैरिजन में छोटा है। साथ ही कुछ और बंदरगाह भी यहाँ पर हैं, जैसे कालीकट है, एलेप्पी है, नीनदकारा है, केवलोन है।
तिरुवनंतपुरम है, ये अन्य बंदरगाहें केरल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब मेजर पावर प्रोजेक्ट्स, अब ये चीज़ें हमारे बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो पूर्वी भाग से निकलकर पश्चिम की तरफ जाती हैं और यहाँ का उच्च अधिक देखने को मिलने के कारण यहाँ पर हाइडल एनर्जी की संभावनाएं, जल विद्युत की संभावनाएं, नदियों के पानी के ऊपर बांध बनाकर निर्मित की जाने वाली जो बिजली होती है उसको हम जल विद्युत या हाइडल एनर्जी कहते हैं। ये प्रमुख जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कुंडा एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो उत्तर में है, मध्य के अंदर इडुक्की हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, पेरियार हाइडल पावर या जल विद्युत परियोजना है, सबरीगिरी जो है एक बहुत फेमस जल विद्युत परियोजना है। साथ ही इसके जो पश्चिमी भाग के अंदर ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज यहाँ पे लगी हुई होने के कारण यहाँ पे उससे थर्मल पावर भी बनाई जाती है, जिसमें कय्यामकुलम एक प्रमुख थर्मल पावर प्लांट है जो कोच्चि के नज़दीक लगा हुआ है। थर्मल का मतलब जिस विद्युत का निर्माण कोयले या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही तमिलनाडु और केरल की जो सीमा है वहाँ पर लगभग यहाँ पर ये पेराम्बिकुलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो यहाँ जल विद्युत परियोजना का एक प्रमुख केंद्र है। अब कुछ यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। इसके माध्यम से हम यहाँ की जो विभिन्न जल विद्युत परियोजनाएं हैं, विभिन्न जो राष्ट्रीय पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं और वेटलैंड्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। नेशनल पार्क की बात करें, राष्ट्रीय पार्क की हम बात करें तो केरल के अंदर 6 नेशनल पार्क हैं। उन नेशनल पार्क में या राष्ट्रीय उद्यान में कुछ के अंदर बाघ जो रिजर्व परियोजनाएं भी संचालित हो रही हैं, हाथी रिजर्व परियोजनाएं भी संचालित हो रही हैं। सबसे पहले जो नीलगिरी पावर प्लांट है, उस नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं और इसका विस्तार जो है तमिलनाडु, आपके कर्नाटका और केरल के ऊपर देखने को मिलता है। ये भारत का प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र है और इसको अंदर हमने इसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो रिजर्व की कैटेगरी है उसके अंदर भी इसको हमने शामिल किया है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का प्रथम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। ये यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर जो लिस्ट है उसके अंदर लिस्टेड है और इसका जो विस्तार है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन 3 राज्यों के अंदर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं नेशनल पार्क के दृष्टिकोण से, तो नागरहोल एक नेशनल पार्क है जिसका विस्तार केरल और कर्नाटक दोनों जो राज्य है देखने को मिलता है। जो नागरहोल है नेशनल राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ यहाँ पर इसको बाघ रिजर्व क्षेत्र भी घोषित किया है। फिर आपके उससे नीचे की तरफ जाएं तो मुंडा मलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके नीचे एक साइलेंट वैली है जो कि एक नेशनल पार्क भी है। आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जीके में पूछ लिया जाता है कि साइलेंट जो वैली है वो किस राज्य के अंदर पाया जाता है, क्या ये एक राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिल्कुल केरल के अंदर साइलेंट वैली पाई जाती है और ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। साइलेंट वैली के दक्षिण के अंदर वायनाड एक हाथी रिजर्व है जो कि केरल के पूर्वी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर देखने को या वहाँ पर पाया जाता है। पेरियार जो दक्षिण के अंदर महत्वपूर्ण एक नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क न केवल हाथी रिजर्व के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ पर बाघ संरक्षित जो परियोजना है उसको भी संचालित किया जा रहा है। बिल्कुल दक्षिण में जाए तो अगस्थमलाई एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको एक लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है केरला का, जिसको 2016 के अंदर घोषित किया गया और इसका विस्तार जो है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। उसके ठीक ऊपर थोड़ा सा पराम्बिकुलम एक बाघ रिजर्व है, एक नेशनल पार्क भी है
जो हम यहाँ अंडरलाइन करके आपको दिखा रहे हैं। ये न केवल नेशनल पार्क है, साथ ही बाघ रिजर्व भी है। इडुक्की के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साथ ही आपके अन्नामलाई जो जिसको कि हम इंदिरा गांधी सेंचुरी भी कहते हैं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि पूर्वी जो पर्वतीय क्षेत्र है, अन्नामलाई की जो चोटियां हैं उसके सराउंडिंग के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी हमने जानकारी ली, कौन कौन से नेशनल पार्क है उनकी हमने जानकारी ली। अब इसके बाद जो कुछ औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो ये क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से जो स्टेट हैं, कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। तो एरो के माध्यम से भी मैंने यहाँ आपको दिखाया है, जैसे कोझिकोड जो सिटी है वो आपके प्लास्टिक के लिए जानी जाती है। प्लास्टिक के यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है। बेंगलुरु जो एक दो नदन उसके अंदर है, यहाँ पर ये बेंगलुरु है, ये लेदर और लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, आपके फर्टिलाइज़र के लिए, रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी के रूप में, या टी जो प्रोडक्शन है वहाँ वो यहाँ पर होता है। इसके दक्षिण में कन्नू और एरिया है जहाँ पर फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, डोमेस्टिक एप्लियंसेस, जूट, इन सब का उत्पादन होता है। ये आपके जो है अलुवा है जो कि त्रिचूर के दक्षिण के अंदर है, यहाँ पर भी फर्टिलाइज़र, जूट, इलेक्ट्रॉनिक, डोमेस्टिक जो सामान होते हैं, घरेलू जो सामान होते हैं वो यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। आपके ये वाला जो है ये अलॉय है। अलॉय एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया है जो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है वो भी किया जाता है। उसके दक्षिण के अंदर एर्नाकुलम, ये जो है एर्नाकुलम है, ये पेट्रोकेमिकल यूनिट्स के लिए जाना जाता है। कोची जो है इसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन से कहते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि कोची को एक सब नाम से जाना जाता है जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। ये क्रूड ऑयल रिफाइनरी के लिए भी जाना जाता है, जहाँ क्रूड ऑयल्स होते हैं वहाँ पे थर्मल केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की सुविधाएं होती हैं। शिप बिल्डिंग केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। उसके बाद उसके दक्षिण में क्यूलियोन भी एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जो आपके स्थाईमुडी जो लेक है उसके तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। कोट्टायम जो कार्डोमम, रबर, टी और सीमेंट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तिरुवनंतपुरम जो है, जो कैपिटल है, वो इसको मंदिर, मस्जिद और चर्च का आवास भी कहा जाता है। इसके दक्षिण के अंदर तिरुवनंतपुरम के पास कोवलम बीच है जो बहुत फेमस बीच है। साथ ही तिरुवनंतपुरम के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना भी की गई है और सैरामिक, ग्लास, पृथ्वी विज्ञान केंद्र की स्थापना भी यहाँ पर की गई है। लिंग अनुपात है वो केरल में, अगर दक्षिण के राज्यों की हम बात करते हैं तो केरल प्रथम स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे पे और आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पर। दक्षिणी राज्यों की हम बात कर रहे हैं। सर्वाधिक साक्षरता में केरल प्रथम, मिजोरम दूसरे और गोवा तीसरे में। महिला साक्षरता में सेम स्थिति है, केरल प्रथम, मिजोरम द्वितीय और गोवा तृतीय स्थान पर। दशकीय वृद्धि की बात करें, जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि होती है तो वो दशकीय वृद्धि, न्यूनतम दशकीय जो वृद्धि होती है जिसमें जनसंख्या की जो ग्रोथ है वो कम हो, तो उस दृष्टिकोण से नागालैंड के अंदर सबसे कम दशकीय वृद्धि है, उसके बाद केरल, देन गोवा। अगर सर्वाधिक जनघनत्व या प्रति किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या के दृष्टिकोण से हम बात करें तो सर्वाधिक जो जनघनत्व होता है बिहार के अंदर है, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल में है और तीसरे नंबर पे जनघनत्व के दृष्टिकोण से केरल का स्थान आता है। केरल के सांस्कृतिक अगर चीज़ें हम कहें तो उसके दृष्टि से कालडी जो जगह है वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थान है। तिरुवनंतपुरम के अंदर पद्मनाभ स्वामी मंदिर है जो अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर संपत्ति के दृष्टिकोण से चर्चा में बना हुआ था। हमारा जो नेशनल वाटरवेज है उसमें नेशनल वाटरवेज 3 की जो स्थिति है वो केरला के अंदर स्थित है। कुछ आपके यहाँ पे जो दर्रे होते हैं जो
विभिन्न स्थानों को जोड़ने का काम करते हैं, जहाँ पर भौगोलिक जो व्यवधान होते हैं उसमें दो जो है पालघाट और श्रैनकोटा गैप जो है वो यहाँ केरला के पूर्वी जो भाग है वहाँ देखने को मिलते हैं। तो पालघाट जो है वो कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ता है और श्रैनकोटा गैप जो है कोल्लम को मदुरई से जोड़ता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर केरल की एक सामान्य जानकारी हमने यहाँ ली।